अटल बिहारी वाजपेयी के पश्चात जब राजनीति का तेवर बदला, तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर के अपने आप को स्थापित किया। नरेंद्र मोदी की सरकार का ये द्वितीय चरण है, जिस द्वितीय चरण में हम यहाँ पर बैठ करके राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। इस समय देश फिर बटा है, इस देश में नागरिक नहीं रहा, भाई कोई भारतवासी नहीं, हिंदुस्तानी ढूंढने से भी नहीं मिलता। अगर इस देश में कोई मिलता है तो हिंदू मिलता है, मुसलमान बनता है, इसके अलावा कोई नहीं मिलता। ये जो राजनीति की जो दूषित प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि जिसने देश के लोगों को दो वर्गों में बांट दिया, धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी, अधर्म के का जो है वो प्रोत्साहन मिलता चला गया, एक दूसरे के धर्मों पर छीटाकशी होने लगी, और छीटाकशी होने के परिणाम से जो सुविज्ञ जनता जनार्दन थी, जो सुविचारित लोग थे, उनके अंतर मन में कमल के प्रति जो झुंझलाहट थी वो उसकी कुंभलाहट में आ गई। लेकिन कुंभलाहट से ज्यादा जो हिंदू, तो बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, और संख्यक और बहुसंख्यक की होड़ होने लगी। पिछड़े वर्ग को लेकर के जिस अंबेडकर जी ने जो अभियान चलाया था, सावरकर जी ने जो अभियान चलाया था पिछड़ों की उन्नति के कारण को लेकर के, ये अभियान इन्होंने नहीं चलाया, यह अभियान तो रामानंद स्वामी ने चलाया था, यह अभियान तो रैदास ने चलाया था, मीराबाई ने चलाया था। वो भक्ति आंदोलन के समय पे इस तरीके का आंदोलन था, लेकिन उसी से प्रेरित होकर के संत विनोबा ने भी उसका अनुभव किया। और इस अनुभव के साथ साथ आज की तारीख में राजनीति इतनी दूषित हो गई कि दो पाले मंडे हुए, और दो पाले के बीच में हिंदुस्तानी कहीं नहीं दिखता, अगर कुछ दिखता है तो हिंदू और मुसलमान दिखता है। देश में राजनीति का ये तेवर हिंदुस्तान की उस विराट छवि को, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के भाव को खंडित करता है। हम बढ़ते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जब जेल के शिक्षों में बंद थे, तब उन्होंने कहा कि मैं मोट खींचता, मैं मोट खींच, चरस खेलते हैं ना, जो कैदियों को चरस खींचना पड़ती थी तो पीठ पर वो पट्टा बांधा जाता था, वो चरस खींचते थे, तब वो उनकी देशभक्ति देखने के काबिल थी। वो कवि भी थे, ब्राह्मण भी थे, और राजनेता भी थे, कांग्रेस के सिपाही भी थे। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते थे। मैथिली शरण गुप्त ने जिस तरीके से अपनी कविताओं के माध्यम से, भारत भारती के माध्यम से देश को हजारों स्वयं सेवक दिए, हजारों क्रांतिकारी, हजारों देश सेवक दिए, वो स्वयं सेवक, वो देश सेवक, वो कार्यकर्ता जो है आजादी के लिए समर्पित हुए। महात्मा गांधी के दो पांव जिधर मुड़ जाते थे, हजारों पांव उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो जाते थे। वो संभावनाएं दुर्भावनाओं में बदल गई केवल राजनीति की एक निष्ठा के कारण, कि हम प्रजातंत्र में इसी पद के, इस राजनीति के पद पर, इस सत्ता के पक्ष पर हम ही योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और ये भावना दूषित होते 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 प्रजातंत्र के इस दरबार तक आ गई कि आज राजनीति में दल बदल जो है एक संस्कार बन गया। मध्य प्रदेश इसका उदाहरण है। जो कांग्रेस के बड़े विचारवान और बड़े योग्य शीर्षस्थ नेताओं की श्रेणी में आते थे, वो अपने 28 साथियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए और हारी हुई पार्टी को सत्तारूढ़ पार्टी बनाने में अपना योगदान दे गए। राजनीति का ये दूषितपन, राजनीति में ये बदलाव की भावनाएं, राजनीति में ये पाला प्रवेश, पाला तोड़, इसके दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं। बंबई इसका अभी हाल जो वर्तमान स्थिति में मुंबई इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर के हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब केरल की तरफ पांव बढ़ रहे हैं, दूसरे स्थानों की तरफ पांव बढ़ रहे। आप दिख रहा है कि अब बिहार जाने वाली पार्टी। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, ये राजनीति का वास्तविक स्वरूप नहीं है। भारतीय प्रजातंत्र का अर्थ तो यही है कि सब सुखी हों, सब प्रसन्न हो और सबके दरवाजे पर सुख की सौगात पहुंचे, किसी के प्रति भेदभाव का भाव नहीं हो। लेकिन हमारे बीच में आरक्षण नाम की एक दीवार खींची गई, जिसमें योग्यता का तो हनन हुआ। ये यथार्थ है, मैं उसको
5,000 साल से जिन लोगों ने दुख भोला, दुख कष्ट भोगा, वो 5,000 साल से पीड़ित लोगों को सुख का अनुभव कराने के लिए जो अंबेडकर का अभियान है उसमें कोई गलती नहीं है। उनको सुधार मिलना चाहिए, उनको योग्य स्थान पर उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्ति के साथ साथ उनमें जो अलगाव का भाव आया, उन्होंने किया तो बुजुर्गों ने था, भोगना हमें पड़ रहा है। 5,000 साल में हमारे बुजुर्गों ने जो दलितों के साथ किया वो अन्याय सूचक कार्यवाही के अंतर्गत आज निरूपित किया जाता है, हुआ भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, लेकिन उसे अन्याय को करते हुए हम खेमों में बढ़ गए, हम भारतवासी नहीं रहे, हम जातिवादी हो गए। ये जाति, वो जाति, ये पिछड़ा वर्ग, ये ओबीसी, इन सबके विनिमय में, इसके विभाजन में भारतवासी कहीं ना कहीं डूब करके समाप्ति की ओर चला गया। हमारा जो राष्ट्रवादी स्वर था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, जिन गाने को गा करके मुसलमान हिंदू, इसी देश का मुसलमान इसी गीत को गा करके आजादी की लड़ाई में सम्मिलित हुआ था, आज वही मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसे कहते हैं कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। कहां तक आते आते ये बदलाव वहां पहुंच गया। जनगण मन को, जिसके लिए कहा जाता था कि ये रविंद्रनाथ ने पंचम जॉर्ज की स्तुति में लिखा हुआ है, वो गाना हमारा राष्ट्र, वो गीत हमारा राष्ट्र गीत बन करके खड़ा हो गया। हमने उसको भी स्वीकार किया, क्योंकि उसके अंतर है जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता का उद्घोष है। वो किसी व्यक्ति विशेष की भावना को अभिव्यक्त नहीं करता, लेकिन आज भी हमारे देश में इस बात के स्वर उठाई देते हैं, दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं कि ये जो दो गीत है इसे राष्ट्र गीत होना था, और ये जो है ये किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ गीत है। जो हुआ सो हुआ। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं विश्व में, हम अपने आप को प्रगतिशील स्थान पर ले जाकर के रखना चाहते हैं, तो केवल पार्टीवादी के माध्यम से, केवल पार्टियों के माध्यम से राष्ट्र का कल्याण होना असंभव दिखाई देता है। सुविचारित रूप से सुव्यवस्थित मानव श्रृंखला को जीवन देने वाले उन लोगों को छांट छांट करके राष्ट्र के हित की भावनाओं के अधिवेशन आपको बुलाना पड़ेंगे, विचार श्रृंखला को जोड़ना पड़ेगा। सारी की सारी क्रियाओं और प्रक्रियाओं को विभाजित करके आपको सरकार चलाना है तो आपको इतने % आरक्षण, उनको इतने %, इतने आरक्षण की लड़ाई शुरू हो गई है। हर आदमी अपने आप को आरक्षित करना चाहता है, लेकिन देश में इतनी बदइंतजामी हो गई है कि कोई मनुष्य अपने आप को आरक्षित महसूस ही नहीं करता। आप देखें तो आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है, तो आने वाला स्तर कैसा रहेगा राजनीति का? आने वाला स्तर तो एक ही तरह की राजनीति का रहेगा, और वो राजनीति अपने घेरे की राजनीति होगी, दल की राजनीति होगी, दल विशेष की राजनीति होगी, दल विशेष का विचार होगा। राजनीति समय के अनुसार आचरण करने के लिए प्रतिबद्ध है, और अगर वो समय के अनुसार आचरण करने की प्रतिबद्धता नहीं रखती तो फिर उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो उसे क्षति पहुंचा सकता है, और आत्मलाभ, अपने लाभ के लिए वो सब्जेक्ट भी, विषय भी ऐसा चुनते हैं जिससे उनकी प्रगति का पंथ भी हो और उन्हें लाभ भी पहुंचे। तो आने वाली राजनीति में वो सद्भाव नष्ट हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सद्गुणों की विवेचना की थी, उन्होंने उपयुक्त स्थान पर उन्हें प्रतिष्ठित भी किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर सरीके व्यक्ति को, मैथिली शरण जदी के लोगों को राज्यसभा में लिया था। आज की ये जो सरकारें हैं साहित्यकारों को तो बिल्कुल फेंक देती हैं, केवल पार्टी के प्रवक्ताओं को ही राज्यसभा में भेजती हैं। राज्यसभा में भेजने की जो गुणवत्ता है भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देती। आज भले ही हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला को हमने ले जाकर के बिठाया, ये गौरव की बात हो सकती है, लेकिन राजनीतिक पक्ष से अगर आप विचार करते हैं तो लोगों के उठते हुए, जो विरोधियों के उठते हुए स्वर हैं, वो भले ही एक नैतिक और मानदंड और आदर्श विचार के नाम पर समर्थन करते हो, लेकिन उनके अंतर मन में कहीं ना कहीं एक कसक है कि ऐसा करके इन्होंने अपने आप को इस तरीके से निरूपित किया है कि वो अपनी बात को रखे और उसमें कोई किसी प्रकार का आपत्तिजनक क्वेश्चन मार्क नहीं हो।
देश का सर्वोच्च पद है, मुर्मू जी उस पर विराजमान हो गई हैं। आज पहला दिन है और जब हम उनको राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे रखे हैं तो निस्संदेह अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी को सुव्यवस्थित करके उच्च स्थान पर पहुंचाने की जो प्रक्रिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा की गई थी, वो प्रक्रिया का पालन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उचित स्थान पर बैठा करके राष्ट्र की योजनाओं में उसे लाभ पहुंचाने का काम हो। यह काम तो किया जा रहा है, लेकिन उस काम के पीछे भी राजनीति देखी जा रही है। राजनीति का अर्थ है छेद। अगर वो संपूर्ण रूप से समग्र रूप से सही है तो भी उसमें एक छेद कर दो। डुबाना है। एक दल दूसरे दल को विरोधी की तरह देखता है, प्रतिपक्ष की तरह नहीं देखता, विरोध पक्ष की तरह देखता। और विरोध जो है प्रजातंत्र की गुणवत्ता है, प्राण सत्ता है। उस प्राण सत्ता को यदि आपने दबा दिया, ये मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि हम इसको कांग्रेस विहीन बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस नारे से मैं सहमत नहीं हूं। अगर विरोध नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र कहां रहेगा? सही बात। एकात्म मानवतावाद की बात करिए तो एकात्म मानवतावाद का प्रश्न ये कि राष्ट्र की में सभी की भावनाएं एक हों, राष्ट्र हित में सब एक हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारे का। हिंदुस्तान एक अकेला देश है जो धर्म के नाम पे बट रहा है, लेकिन इस धर्म के नाम पर बटने वाले देश की सबसे बड़ी खूबी इस बात को प्रतिपादित करती है कि यह एक अकेला देश है जो 6 धर्मों को अपने देश में पालता है। इसमें हिंदू भी है, इस्लाम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। 6 धर्म पाले जाते हैं यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध, ये सारे के सारे धर्म मिलकर के इस राष्ट्र की एकता को समग्र बनाते हैं, अनेकता में एकता के मंत्र को उद्घोषित करते हैं। और ये उद्घोषित मंत्र ही इस बात की घोषणा करता है कि यह हमारा देश भारत माता है, हमारी माँ है, इसकी गोद में खेलने का सभी को अधिकार है।